Hello students, today we will learn about textbook exercise question answer 5 to 10. Chapter 11 Force and Pressure Class 8 CBSE और NCERT साइंस. स्टूडेंट आज हम चैप्टर 11 के 5 to 10 क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे. Question number 5. In the following situations, identify the agent exerting the force. कि नीचे जो स्टूडेंट सिचुएशन हमें दी गई हैं उनमें हमें आइडेंटिफाई करना यानी पहचान करनी है कि वो एजेंट कौन है जिसने फोर्स को एक्सर्ट किया, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, और उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है जिस पर फोर्स अप्लाई हुआ है. स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस, और फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ा ये इस बारे में बताना है. तो स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन के आंसर में जो सिचुएशन दी गई हैं उसमें 3 थिंग्स आइडेंटिफाई करनी है. फर्स्ट इज एजेंट, सेकंड इज ऑब्जेक्ट, थर्ड इज इफेक्ट, कि इफेक्ट क्या पड़ा. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो सिचुएशन दी गई हमें नंबर ए कि स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन, कि लेमन के एक टुकड़े को स्क्वीजिंग यानी कि पीसा गया या निचोड़ा गया बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस, कि उसका जूस निकालने के लिए यानी रस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेमन के पीस को अपने फिंगर्स में की हेल्प से स्क्वीजिंग करते हैं. सो इस सिचुएशन में हमें 3 थिंग्स आइडेंटिफाई करनी है. फर्स्ट इज एजेंट, कि एजेंट क्या है. एजेंट का मतलब है कि फोर्स किसने अप्लाई किया, फोर्स एक्सर्ट किसने किया. तो एजेंट है हमारी फिंगर्स, क्योंकि फिंगर्स की हेल्प से ही फोर्स एक्सर्ट हुआ है. सेकंड हमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट है लेमन, क्योंकि लेमन के पीस पर फोर्स अप्लाई हुआ है. थर्ड आइडेंटिफाई करना इफेक्ट क्या पड़ा, कि चेंज द शेप ऑफ लेमन. आप देखेंगे कि लेमन का जो पीस है उसकी शेप चेंज हो जाएगी. सेकंड सिचुएशन है स्टूडेंट टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट ट्यूब, कि जब हम टूथब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट ट्यूब में से पेस्ट को लेते हैं, तब हम किसकी हेल्प से फोर्स अप्लाई करते हैं, जो एजेंट होगा हमारा फिंगर्स, कि फिंगर्स की हेल्प से ही हम टूथपेस्ट ट्यूब को प्रेस करते हैं. ऑब्जेक्ट क्या है यानी किस पर फोर्स अप्लाई हुआ, टूथपेस्ट ट्यूब पर. इफेक्ट क्या पड़ा इस फोर्स का, चेंज द शेप ऑफ ए टूथपेस्ट ट्यूब, कि टूथपेस्ट ट्यूब की शेप चेंज हो जाएगी. थर्ड सिचुएशन स्टूडेंट्स ए लोड यानी कि वजन सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग, कि एक स्प्रिंग से लटका दिया गया एक वजन को, वेट को, वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन ए हुक, जबकि स्प्रिंग का दूसरा सिरा एक हुक से लटका हुआ था, फिक्स्ड टू वॉल, जो कि वॉल में फिक्स है, कि वॉल के अंदर एक हुक फिक्स है और उस पर एक स्प्रिंग लटकाया हुआ है, और स्प्रिंग के ऊपर एक लोड यानी कि वजन या वेट सस्पेंडेड किया गया. तो उस लोड ने स्टूडेंट्स जो वजन लटकाया गया उसने स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, जिससे स्प्रिंग की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी. सो स्टूडेंट्स एजेंट इज ए लोड सस्पेंडेड, जो लोड सस्पेंडेड यानी लटकाया गया वेट उसको एजेंट कहा गया, क्योंकि उसी ने तो फोर्स अप्लाई किया. ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स अप्लाई हुआ, स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई हुआ. इफेक्ट क्या पड़ा इस सिचुएशन का, फोर्स का, चेंज द शेप ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग की जो शेप है वो चेंज हो गई. नेक्स्ट स्टूडेंट एन एथलीट, एथलीट होता है वो खिलाड़ी जो कि खेल में भाग लेता है. एथलीट जो रन करता है, दौड़ लगाता है या कुछ और तरह के खेल में भाग ले रहा है. मेकिंग ए हाई जंप, कि उसने हाई जंप की के कंपटीशन में भाग लिया एथलीट ने. टू क्लियर द बार
एट ए सर्टेन हाइट, और अपने हाथ में एक छड़ लिए हुए होता है ताकि वो एक सर्टेन हाइट, जो उसको हाइट दी गई है उस ऊंचाई तक वो जंप कर सके। सो स्टूडेंट्स, जो फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पर एथलीट ही फोर्स अप्लाई करेगा। एथलीट की जो मसल्स हैं, मसल्स ऑफ एथलीट एजेंट है, क्योंकि एथलीट की जो मसल्स हैं वहाँ से फोर्स एक्जर्ट होगा। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? एथलीट हिमसेल्फ। एथलीट पर खुद पर ही जब वो जंप करेगा तो उसी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी एथलीट की जो मसल्स हैं वहाँ से फोर्स निकला और एथलीट के ऊपर ही अप्लाई हुआ, क्योंकि जब हम स्टूडेंट जंप करेंगे तो हमारे अंदर से ही फोर्स निकल रहा है और हमारे ऊपर ही अप्लाई हो रहा है। इफेक्ट क्या पड़ेगा इससे फोर्स का? चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एथलीट। एथलीट की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज होगी, यानी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब वो भाग कर एकदम से हाई जंप लगाने लगेगा तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी सिचुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑफ आयरन। ब्लैक स्मिथ जो लोहार होता है स्टूडेंट, जो आयरन के टूल बनाता है, वो क्या करता है? आयरन के पीस को बहुत ही गर्म कर लेता है और उसको हैमर से, हथौड़े से पीटता है। वाइल मेकिंग ए टूल, जब कोई उसे टूल बनाना होता है तो ऐसा करता है। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग, कि हमें बताना है कि जो हैमरिंग है यानी कि उसको हथौड़े से पीटने पर जो फोर्स निकला वो कैसे अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, आयरन के पीस पर कैसे इफेक्ट डालता है। सो स्टूडेंट, जब आयरन के पीस को हैमरिंग करेंगे तो आयरन के पीस पर क्या इफेक्ट पड़ा कि द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग, हैमरिंग की वजह से जो फोर्स निकला कोजेज द चेंज इन द शेप ऑफ आयरन, आयरन की शेप में चेंज होने का कारण बन जाएगा। एंड आयरन कैन बी मोल्डेड, मोल्डेड यानी कि अदर शेप में चेंज हो जाना, इन द शेप ऑफ द रिक्वायर्ड टूल, जो भी टूल वो बनाना चाहता है आयरन उस रिक्वायर्ड टूल की शेप में मोल्डेड यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जो फोर्स अप्लाई हुआ उससे क्या हुआ? शेप में चेंज आया और डिजायर्ड टूल जो चाहता था ब्लैक स्मिथ वो बनकर तैयार हो गया। नंबर 7, एन इनफ्लेटेड बैलून वाज प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल, कि एक फूले हुए गुब्बारे को दीवार के साथ लगाकर प्रेस यानी थोड़ा सा दबाया गया। आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद ए पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, कि उसको सिंथेटिक क्लॉथ से रब करने के बाद, आफ्टर ऐसा किया गया। जब स्टूडेंट सिंथेटिक क्लॉथ से हम इन्फ्लेटेड बलून को रब करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाएगा। फिर उसको जब हम दीवार के साथ लगाकर हल्के हाथ से प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि इट वाज फाउंड दैट द बैलून स्टिक्स टू द वॉल, कि जो बैलून है वो वॉल के साथ स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल। सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ बताना है कि कौन सा फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए? अट्रैक्शन के लिए, कि बैलून और बॉल के बीच में जो अट्रैक्शन हुआ उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, हमें ये बताना है। When the inflated balloons is rubbed with a piece of synthetic cloth, it gets charged। जैसे स्टूडेंट्स इन्फ्लेटेड बैलून को हम सिंथेटिक क्लॉथ से रब करेंगे उसमें एक चार्ज आ जाएगा। When the balloon is pressed against the wall, the electrostatic force is responsible। जो चार्ज आया स्टूडेंट उसको ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आ जाता है उसमें एक तरह का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें से एक्सर्ट होगा। फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल, कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन प्लास्टिक बकेट
containing water held above the ground level in your hand, कि हमने अपने हाथ में ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर एक बकेट को, प्लास्टिक की बकेट को जिसमें कि वाटर कंटेनिंग है, उसको हेल्ड यानी कि पकड़ा हुआ है। तो हमें बताना नेम द फोर्स एक्टिंग, जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं यानी काम कर रहे हैं उस समय। और फिर डिस्कस करना है वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, और उन फोर्सेज की वजह से स्टूडेंट बकेट के स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज डू नॉट क्यों नहीं आ रहा, वाई, कि फोर्स अप्लाई हो रहे हैं फिर भी बकेट की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं आ रहा है। इस बात को डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हमें फोर्स बताने कि कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। स्टूडेंट, जब हम किसी बकेट ऑफ वाटर को जब हम अपने हाथ में होल्ड करके रखेंगे तो उस समय हमारे जो मसल्स हैं वो फोर्स एक्सर्ट करेंगी, कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट आर एज फॉलोज, कि ये फोर्स बकेट पर एक्ट करेंगे। फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म्स एक्टिंग अपवर्ड्स, क्योंकि हमने उसको ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, इसके लिए हमारे मस्कुलर जो फोर्स हैं, आर्म्स की जो मसल्स हैं उनसे जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है जिसके मस्कुलर फोर्स कहा गया है, वो ऊपर की तरफ काम कर रहा है। किसके ऊपर? बकेट के ऊपर। सेकेंड है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, और जो अर्थ के अंदर ग्रेविटी फोर्स है वो उसे नीचे की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये दो फोर्स से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बकेट की स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। वो एक, क्योंकि हमने उसको एक जगह पर पकड़ा हुआ है, उसके स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट पोजीशन में 0 है, ना तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज, वो एक जगह पर हैंग है। सो स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करते हैं कि बोथ द फोर्स डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, दोनों फोर्स की वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग इन इक्वल, क्योंकि उन दोनों फोर्सेस का स्टूडेंट जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्ट है, वो इक्वल है, एंड अपोजिट डायरेक्शन, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि मस्कुलर फोर्स अपवर्ड काम कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा है, और दोनों का रिजल्ट जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, इक्वल अमाउंट में काम कर रहे हैं दोनों ही। सो द नेट फोर्स ऑन द बकेट बिकम 0, सो बकेट पर जो नेट फोर्स अप्लाई होगा वो 0 के इक्वल हो गया। इसलिए स्टूडेंट बकेट की स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ए रॉकेट हैज़ बीन फिक्स्ड fired, a rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbit, कि जब स्टूडेंट्स हमारे साइंटिस्ट रॉकेट को ऊपर की तरफ भेजते हैं ताकि वो सैटेलाइट को लॉन्च करे, हमारी अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजने के लिए उसे रॉकेट की हेल्प से ही भेजा जाता है सैटेलाइट्स को। नेम द 2 फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट, कि रॉकेट पर कौन से 2 फोर्स काम कर रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड, जैसे ही रॉकेट लॉन्चिंग पैड को छोड़ता है, लॉन्चिंग पैड से छोड़ा जाता है, तुरंत उसके बाद रॉकेट पर कौन से 2 फोर्सेज अप्लाई होते हैं। सो स्टूडेंट, द फोर्सेज दैट एक्ट व्हेन ए रॉकेट लीव्स लॉन्चिंग पैड आर एज फॉलोज, कि निम्न फोर्सेज जो अप्लाई होते हैं, एक्ट करते हैं जैसे ही रॉकेट को लॉन्चिंग पैड से छोड़ा जाता है। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है स्टूडेंट वो हर समय हर ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है। सेकंड है फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर, जैसे ही रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा स्टूडेंट, एयर का जो फ्रिक्शन है उसके चारों तरफ से एयर इस तरह से फ्रिक्शन करते हुई निकलेगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में वो होती है एयर का फ्रिक्शन फोर्स, तो एयर का फ्रिक्शन फोर्स उस समय काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, हमें ऑप्शंस के आंसर देने हैं। 4 ऑप्शन है इस सिचुएशन के।
वैन, पहले हम सिचुएशन को समझ लेते हैं कि वैन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर। आपने ड्रॉपर देखा होगा स्टूडेंट कि कई मेडिसिन्स की जो कंटेनर होते, शीशी होते, उसमें एक ड्रॉपर लगा होता है। कई बार इंक में भी कई बार ड्रॉपर लगा होता है। उसका जो ऊपर का पार्ट है बल्ब, इस तरह से मान लो स्टूडेंट ये कोई कंटेनर, इसमें ऊपर इस तरह से ड्रॉपर लगा होता है और इसका एक हिस्सा नीचे उस मेडिसिन्स में या इंक में होता है। तो जैसे हम ड्रॉपर को प्रेस करते हैं विद इट्स नोजल कैप्ड इन वाटर, वाटर में रखा हुआ है हमने उसको, नीचे इसमें बोतल में वाटर है, और जैसे इसे बल्ब को प्रेस किया जाता है क्या होता है कि एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, कि जो ड्रॉपर के अंदर एयर थी वो बाहर निकल जाती है, बबल्स की फॉर्म में हमें वाटर में दिखाई भी देगी। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, जैसे ही हम उस बल्ब को, ड्रॉपर का जो ऊपर का पार्ट बल्ब कहलाता है, उसको रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर, वाटर उसमें फिल्ड हो जाता है। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, तो किस कारण से वाटर ड्रॉपर में राइज अप हुआ, हमें इसका रीजन बताना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए स्टूडेंट कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। फर्स्ट है प्रेशर ऑफ वाटर, कि वाटर में प्रेशर था। क्या वाटर में प्रेशर है स्टूडेंट? नो, वाटर में तो कोई प्रेशर नहीं है। ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी के कारण। क्या उस कंटेनर में जो वाटर है उस बल्ब में अर्थ की ग्रेविटी के कारण ऊपर जाएगा? नो, ग्रेविटी तो सबको नीचे की तरफ स्टूडेंट फोर्स अप्लाई करती है, सो ये भी गलत है। थर्ड है शेप ऑफ द रबर बल्ब, कि रबर बल्ब की जो शेप है उसकी वजह से, शेप से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। तो लास्ट बच गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि उस वाटर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे ही इस बल्ब की जो पार्ट है जो वाटर के अंदर था, जैसे ही उसमें से हमने ऊपर से बल्ब को दबाया तो एयर तो बाहर आ गई थी, और जैसे ही इस बल्ब को रिलीज करेंगे तो इसके ऊपर वाटर के ऊपर से प्रेशर है तो वो ऊपर की तरफ उसमें राइज अप हो जाएगा। सो स्टूडेंट नंबर 4 डी ऑप्शन इज राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ है। सो स्टूडेंट आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 to 10 अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और इन्हें अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।